नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान में क्यों गूंज रहा है ट्रंप को मारो। आखिर ईरान के लोग ट्रंप को क्यों मारना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामनेई का मौत हो जाता है। कौन मारा? अमेरिका ने मारा। कैसे मारा? तो युद्ध के बहाने मारा। आखिर अमेरिका से कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश नहीं पूछ सकता है कि अमेरिका ये वॉर स्टार्ट क्यों किया है, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मर जाते हैं। कोई भी देश का अगर सेना, कोई भी देश का अगर प्रमुख व्यक्ति मर जाए तो उस देश के लोगों में किस तरह का भावना रहेगा, कैसा भावना रहेगा कि हमारे देश का जो प्रमुख को मारा है हम भी उसको मारेंगे। क्या ईरान के लोग गलत हैं? ईरान के लोग चाह रहे हैं कि हम भी ट्रंप को मारेंगे और वो धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी रूप से वो इमोशनल हो रहे हैं मारने के लिए। तो क्या ईरान के लोग गलत हैं? आप जरूर बताएं। दूसरा कि कोई भी दुनिया के देश अमेरिका से ये क्यों नहीं सवाल करता है कि आपको क्या चाहिए, ये वार क्यों स्टार्ट किए हैं आप, ईरान से आपको क्या चाहिए? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। ईरान को ही सब कोई दबाएगा क्योंकि कमजोर को हर कोई दबाता है। आपको पता होगा कि अमेरिका जब चाहा वार स्टार्ट किया, जब चाहा सीज फायर बंद करवाया और फिर से मनमानी रूप से फिर से वार स्टार्ट कर दिया। पूरा दुनिया में आर्थिक तंगी आ जाए, पूरा दुनिया जो है वो एनर्जी का संकट से गहरा जाए, कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पहले ब्रिटिशर्स पूरा दुनिया पर काबिज थे, गुलाम था पूरा दुनिया ब्रिटिशर्स के, और आज अमेरिका के गुलाम नहीं है पूरा दुनिया। अमेरिका जिस देश को चाहता है उस पर सैंक्शन लगा देता है। अमेरिका जिस देश को चाहता है उस देश को बैन कर देता है कि आप तेल नहीं खरीद सकते, आप सामान नहीं खरीद सकते, आप उस देश से दोस्ती नहीं कर सकते। क्या ये मतलब स्वतंत्र रहने का ये यही प्रमाण है, या गुलामी का बहुत बड़ा जंजीर और आगे बढ़ते जा रहा है? जैसे जैसे अमेरिका मजबूत होगा वैसे वैसे गुलामी की ओर बढ़ेगा पूरा दुनिया बढ़ेगा। क्योंकि आज ईरान का क्या गलती है कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। केवल तो केवल ईरान ही खड़ा है अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए खड़ा है क्योंकि ईरान के पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। केवल तो केवल ईरान जो है अब अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि वो देश जो 40 दिन 50 दिन वॉर में रहता है और पहले सैंक्शन झेलते रहता है, वो कैसा मजबूत होगा। सुप्रीम लीडर मर जाते हैं, वो कैसा मजबूत होगा। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ट्रंप को मारने का जो स्वर ईरान में उठा है वो जायज है या नाजायज है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार और शोक से जुड़े आयोजन एक सप्ताह तक चला, मगर केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बदले की मांगे लगातार सुनाई देती रही। समय के साथ ये मांगे और अधिक संगठित, मुखर और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती नजर आई। ईरान के राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक प्रतिष्ठान ने खामनेई की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिशोध को राष्ट्रीय कर्तव्य और धार्मिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह संदेश दिया कि इन दिनों देश के मीडिया राजनीतिक भाषणों और सार्वजनिक विमर्श में प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। यह घटनाक्रम केवल शोक या भावनात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति नहीं है, इसमें धार्मिक प्रतीकों, घरेलू राजनीति और राजनीति संदेशों का स्पष्ट मेल दिखाई देता है। यही कारण है कि इन धमकियों और बयानों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप के खिलाफ दी जा रही चेतावनियां और प्रतिशोध की मांगे खामनेई के बाद के लिए के ईरान की राजनीतिक दिशा बदल देगी? साथ ही इस पर पूरी बयानबाजी में शिया विचारधारा की भूमिका क्या है, और क्या ऐसे माहौल में ईरान और अमेरिका के बीच भविष्य में फिर से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर होने की संभावना बची है? यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ईरान के नए राष्ट्रपति यानी कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई
अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेल मिलाप, राष्ट्रीय एकता या देश के पुनर्निर्माण की बात नहीं की। उन्होंने इसके बजाय कहा कि साफ तौर पर प्रतिशोध की राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने 11 जुलाई को एक बयान जारी किया, दिवंगत पिता के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और यह भी बयान पूरा शोक 1 सप्ताह तक चला। वो शोक में नहीं आए, लेकिन शोक में न आने के बाद उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि जैसे मेरे पिता जिस रास्ते पे चलते थे, मैं भी उसी रास्ते पे चलूंगा। अपने मैं अपने पिता के पवित्र खून और 2 युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला हथियारों से लेने का संकल्प लिया। राष्ट्र की इच्छा बताया, इस प्रतिशोध को राष्ट्र की इच्छा बताया। खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों का समापन उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हो गया। दफन के साथ इन आयोजनों में शोक और राजनीतिक संदेश बार बार एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दिए। दुख और श्रद्धांजलि की अभिव्यक्तियों के साथ साथ प्रतिशोध की मांग भी प्रमुख रूप से सामने आई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बार बार ऐसे नारों का प्रसारण किया गया जिनमें बदले की मांग की जा रही थी। वहीं कई शोक यात्राओं में लोगों को ऐसे बैनर और पोस्टर लिए दिखा गया जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खामेनेई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कुछ पोस्टरों में अमेरिका के साथ किसी भी हद की बातचीत या समझौते का स्पष्ट विरोध भी दर्ज किया गया था। इन संदेशों का उद्देश्य यह संकेत देना था कि तेहरान की प्रतिक्रिया का आधार अब कूटनीति नहीं बल्कि न्याय और प्रतिशोध होना चाहिए। अंतिम संस्कार के दौरान और उसके बाद के दिनों में कई वरिष्ठ राजनेताओं, सांसदों, जुम्मे की नमाज के प्रभावशाली धर्मगुरुओं और रूढ़िवादी मीडिया संस्थानों ने भी इसी तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे यह धारणा और मजबूत हुई है कि खामेनेई के बाद के ईरान में प्रतिशोध की राजनीति को एक केंद्रीय राष्ट्रीय नैरेटिव के रूप में स्थापित करने की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि नए राजनीतिक नेतृत्व की पहचान और रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय से बड़े राष्ट्रीय संकटों के बाद प्रतीकों और भावनात्मक नारों का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन खामेनेई के मौत के बाद जिस तरह अलग-अलग राजनीतिक, धार्मिक और मीडिया समूहों ने एक साथ बदले की मांग को आगे बढ़ाया है, यह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला है। ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार और कट्टरपंथी नेता सईद जलीली ने कहा कि शहीद नेता का बदला लेना न केवल देश का अधिकार है बल्कि अधिकारियों का कर्तव्य भी है। उनके अनुसार देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी की रक्षा करने के लिए प्रतिशोध की राह पर चलना जरूरी है। कट्टरपंथी सांसद अमीर हुसैन साबिती ने बताया कि कानून को प्राथमिकता देने की अपील की, जो पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है। इस कानून का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी और इजरायली नेताओं को जवाबदेह ठहराना है। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अली खिजरियान ने संसद की समाचार एजेंसी से प्रकाशित एक लेख में लिखा कि वरिष्ठ धर्मगुरुओं की ओर से जारी धार्मिक आदेश अब बदले के तूफान की सामूहिक इच्छा में बदल चुका है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी आयरन डोम इसे रोक नहीं पाएगा। यही संदेश देश के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के दौरान भी सुनाई दिए। मशहद में अति रूढ़िवादी धर्मगुरु अहमद आलमोल्होदा ने नमाजियों से कहा कि शहीद नेता का बदला लेने का प्रश्न हमेशा जनता की नजरों के सामने रहना चाहिए। वहीं बुशेहर में जुम्मे की नमाज के नेता यूसुफ जमाली ने कहा कि जनता प्रतिशोध की मांग कर रही है। उन्होंने वादा किया कि यह मांग पूरी होने तक वे इसे लगातार उठाते रहेंगे। अर्दबिल में एक अन्य जुमे की इमाम हसन आमिली ने कहा कि बदला लिया जाना लगभग तय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हजार ट्रंपों की मौत भी दिवंगत नेता के खून की कीमत की बराबरी नहीं कर सकती है। कट्टरपंथी अखबारों और सरकार समर्थक मीडिया संस्थानों ने भी इस संदेश को और अधिक ताकत दी है। कई संपादकीय लेखों में प्रतिशोध को देश की सबसे बड़ी जनभावना और प्रमुख मांग के रूप में प्रस्तुत किया है। सरकारी और संबद्ध
प्रसारकों ने बार-बार ऐसे वीडियो दिखाए हैं जिनमें शोक मनाने वाले लोग लाल झंडे के लिए तैयार हुए हैं और बदले के नारे लगा रहे हैं। कुछ रूढ़िवादी मीडिया संस्थानों ने तो ट्रंप की तस्वीर वाले प्रतीकात्मक वांटेड पोस्टर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कुल मिलाकर खामेनेई की मौत के बाद बदले की मांग केवल कुछ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रही, इसे राजनीतिक नेताओं, धर्मगुरुओं, सांसदों और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने मिलकर आगे बढ़ाया है, जिससे यह संदेश ईरान के सार्वजनिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन गया है। हालांकि ईरानी अधिकारी अब भी अमेरिका और इजराइल दोनों की खुलकर आलोचना करते हैं, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद सामने आए अधिकांश बयानों और नारों का केंद्र धीरे-धीरे डोनाल्ड ट्रंप बनते गए। बदले और जवाबी कार्रवाई की मांगों को भी अब अधिक व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को जोड़कर पेश किया जा रहा है। ईरान के आधिकारिक नैरेटिव में ट्रंप को केवल एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखा जाता, उन्हें उस व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है जिसने हालिया संघर्ष के शुरुआती चरण में खामेनेई की हत्या करने वाले हमले को कथित रूप से मंजूरी दी थी। कट्टरपंथी ईरानी कट्टरपंथियों की नजर में ट्रंप को लेकर एक और वजह भी है जो इस गुस्से को और गहरा बनाती है। वे है वर्षों से यह मानते रहे हैं कि जानकारी 2020 में बगदाद में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अब तक नहीं लिया गया है। चूंकि इस हमले का आदेश ट्रंप प्रशासन के दौरान दिया गया था, इसलिए कट्टरपंथी वर्ग उन्हें लंबे समय से प्रतिशोध के रूप में नजर आते हैं। किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी केंद्रित करने से जटिल भू राजनीतिक टकराव को नैतिक संघर्ष के रूप में पेश करना आसान हो सकता है। इससे सरकार को एक ऐसा स्पष्ट चेहरा मिल जाता है जिससे माध्यम से वह अपनी व्यापक शिकायतों, नाराजगी और राजनीतिक संदेशों को जनता तक पहुंचा सकती है। इसी कारण ट्रंप अब केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यापक टकराव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसे ईरानी अधिकारियों एक सरकार या एक देश तक सीमित नहीं मानते। उनके मुताबिक यह संघर्ष कहीं बड़ा और लंबे समय से चला आ रहा वैचारिक तथा राजनीतिक मुकाबला है और ट्रंप उसी संघर्ष के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं। खामेनेई के अंतिम संस्कार और शोक जुलूसों के दौरान कई लोगों की लाल झंडे उठाए देखा गया। इन झंडों पर या लाल थरात अल हुसैन लिखा था, जिसका अर्थ है हुसैन का बदला लेने वालों उठो। यह शिया परंपरा का सदियों पुराना नारा है जो करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत का बदला लेने की पुकार की जाती है। इसी धार्मिक प्रतीकवाद को आगे बढ़ाते हुए कई जगह खामेनेई के खून का बदला ले जैसे पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए। इनके माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इमाम हुसैन की शहादत और खामेनेई की मृत्यु के बीच एक वैचारिक और धार्मिक निरंतरता मौजूद है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान की सत्ता बार-बार ऐसे धार्मिक प्रतीकों और ऐतिहासिक संदर्भों का इस्तेमाल करती रही है, विशेष रूप से संकट के दौर में इनका उपयोग बलिदान, प्रतिरोध और कथित अन्याय के खिलाफ संघर्ष को वैध ठहराने के लिए किया जाता था। हालांकि ईरानी नेताओं का इतिहास यह भी बताता है कि वे टकराव के समय अक्सर बेहद कड़े और आक्रामक बयान देते हैं, लेकिन साथ ही राजनीतिक लचीलापन भी बनाए रखते हैं। इसके बावजूद मौजूदा अभियान अपनी तीव्रता और व्यापकता के कारण अलग नजर आती है। यह केवल कुछ अलग-अलग नेताओं या समूहों के बयान नहीं लगते, बल्कि एक सुनियोजित और समन्वय वाला नैरेटिव उभरता दिखाई देता है। बदले की मांग केवल शोक जुलूसों में शामिल लोगों, सांसदों या धर्म गुरुओं तक सीमित नहीं रहती। इसे देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने भी सार्वजनिक रूप से लगभग समर्थन दे दिया था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के संविधान के तहत सर्वोच्च नेता के पास विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसलिए उनके बयानों को महज भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता। फिलहाल ईरानी अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है
कि कोई कार्रवाई कब, कैसे या किस रूप से करना है, फिर भी मुज्तबा खामनेई को धार्मिक स्थिति इस चर्चा को और गंभीर बना देती है। अगर वे भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई फतवा जारी करते हैं, तो उससे किसी भी संभावित प्रतिशोधी अभियान को अधिक वैचारिक और धार्मिक वैधता मिल सकती थी। यही वजह है कि विश्लेषक इन धमकियों को सिर्फ भावनात्मक बयानबाजी के रूप में नहीं, बल्कि खामनेई के बाद के ईरान की राजनीतिक दिशा, धार्मिक वैचारिकी और विदेश नीति के संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह तीसरी तीखी बयानबाजी सीधे तौर पर ईरान की अधिकारियों नीति में बदल जाएगी या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि इसने भविष्य में होने वाली किसी भी कूटनीतिक पहल के रूप में राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खामेनेई के अंतिम संस्कार और शोक समारोहों के दौरान बदले की मांग वाले नारे अक्सर अमेरिका के साथ दिखाई देता है। कई मौकों पर प्रतिशोध और कूटनीतिक विरोधी संसद एक साथ सुनाई दिए, जिससे यह संकेत मिला कि ईरान के कट्टरपंथी वर्ग का एक हिस्सा अमेरिका के साथ किसी नए समझौते के पक्ष में नहीं है। रूढ़िवादी अखबार कहयान के संपादक ने तो यहां तक कह डाला कि ईरानी अधिकारियों को ट्रंप को कत्ल के योग्य घोषित कर देना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की शर्त यह होनी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को मुकदमे के लिए ईरान के हवाला किया जाए। भले ही यह मांग व्यवहारिक राजनीति से अधिक प्रतीकात्मक और बयानबाजी का हिस्सा लगे, लेकिन यह ईरान के राजनीतिक प्रतिष्ठान के कुछ वर्गों की सोच को जरूर दर्शाती है। इस तरह के संदेश अमेरिका के साथ संवाद या समझौते की कोशिशों की घरेलू राजनीतिक कीमत बढ़ा देते हैं। नजीतन भविष्य में अगर कोई ईरानी नेता अमेरिका के साथ नई बातचीत या समझौते की कोशिश करता है, तो उसे रूढ़िवादी और कट्टरपंथी तबकों को मनाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN ने खुफिया सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी है कि इजराइल ने अमेरिका को ट्रंप को निशाना बनाने की एक कथित ईरानी साजिश के बारे में चेतावनी दी थी। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। न्यूयॉर्क पोस्ट को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो उन्होंने पहले से ही अमेरिका की ओर से जवाबी कार्रवाई के निर्देश छोड़ चुके हैं। उनके अनुसार इसका जवाब बेहद व्यापक सैन्य हमलों के रूप में किया जाएगा। 11 जुलाई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने एक अलग पोस्ट में दावा किया कि इस मुख्य उद्देश्य के लिए 1000 मिसाइलें तैयार रखी गई हैं। फिलहाल यह कहना असंभव है कि ईरान का एक अभियान मुख्य रूप से परिकल्पनात्मक बना रहेगा या भविष्य में वास्तविक राजनीतिगत फैसलों को प्रभावित करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के स्पष्ट बयानों, शिया धार्मिक प्रतीकों के व्यापक इस्तेमाल और वरिष्ठ अधिकारियों व सरकारी मीडिया के समन्वय वाले देशों ने प्रतिशोध को खामनेई के बाद ईरान के प्रमुख राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना दिया है। यही कारण है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि यह माहौल भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में सुधार या किसी नए समझौते की संभावनाओं को और सीमित कर सकता है। ऐसे में जब दोनों देश के बीच भरोसा पहले से बेहद कमजोर है, बदले की राजनीति और आक्रामक बयानबाजी कूटनीतिक रास्तों को और अधिक संकरा बना सकती है। तो इस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में वार होता है और वार के बाद जो है वो एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारना चाहते हैं। समझ लीजिए आप बात कि ईरान जो है वो और ईरान के लोग जो है किसी भी एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी देश के सुप्रीम लीडर को मारते हैं, कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारते हैं, तो वहां के लोग जो है आपके बारे में अच्छा कहें, ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। ये नहीं किया जाना चाहिए। आगे क्या होता है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे बने रहें, आपको अपडेट मिलते रहेगा। धन्यवाद।